अदनान को हिदायत देकर मैं आगे बढ़ी और इस खुफिया कमरे की तरफ चलने लगी। फिर उधर उधर देखते हुए इस कमरे में दाखिल हो गई। कुछ ही देर के बाद अदनान भी इस कमरे में आ गया और कमरे में दाखिल होकर उसका जायजा लेने लगा। वो बोला, कमाल है बीबी जी, मैंने सुबह से इस बरामदे के कोई 100 चक्कर लगाए होंगे लेकिन मुझे इस कमरे का बिल्कुल भी पता नहीं चला। अभी अदनान ये कह रहा था कि मैं घुटनों के बिल नीचे बैठ गई। अदनान के साथ बातें करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक हमें बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। उन आवाज़ों को सुनते ही मैंने और अदनान ने बैक वक्त कमरे में पड़े ट्रिपल सीटर सोफे की तरफ दौड़ लगाई और अगले ही लम्हे हम दोनों इस ट्रिपल सीटर के पीछे दबके हुए थे। अब आवाज़ें और नज़दीक से सुनाई दे रही थीं। फिर कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे माजिद की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, अरे बाजी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप मेरी बड़ी बहन हो और आपकी खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। इसकी बात सुनकर अदनान, जो मेरे साथ ही सोफे के पीछे दबका हुआ था, पकड़े जाने के खौफ से थर थर कांप रहा था। उधर डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन मेरी मुहिम जो तबीयत मुझे इस बात पर उकसा रही थी कि मैं उठकर सामने का नज़ारा देखूं। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने की कोशिश करने लगी तो अदनान ने हाथ बढ़ाकर मुझे ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन मैं भला अदनान की कहाँ सुनने वाली थी। चुनांचे में बड़ी एहतियात से ऊपर उठी और आहिस्ता आहिस्ता पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। फिर पर्दे का वो हिस्सा तलाश करने लगी जहां से पर्दा 2 हिस्सों में तकसीम होता है। खुशकिस्मती से पर्दे का वो हिस्सा करीब ही मिल गया और मैं खसकुत्ती उसके पास खड़ी हो गई। फिर बड़ी एहतियात से पर्दे की झरी में से झांक कर देखने लगी। वो कल 3 अफराद थे, एक माजिद, दूसरी अम्मा और तीसरी वो नकचढ़ी बीवी थी। अम्मा और माजिद सिंगल सीटर पर साथ साथ बैठे थे, जबकि माजिद की नकचढ़ी बीवी उनके सामने कुर्सी लगाकर बैठी हुई थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी और मेरी सीट से थोड़ा हटकर अम्मा और माजिद बैठे हुए थे। मौजू बारात और सुबह के नाश्ते का था। अम्मा कह रही थीं कि नाश्ता सुबह 7 बजे सर्व कर दिया जाए और नाश्ते में चाय के साथ बिस्कुट केक दिया जाए, जबकि माजिद और उसकी नकचढ़ी बीवी का ख्याल था कि 8-9 बजे तक हल्का फुल्का नाश्ता दिया जाए। अम्मा इसरार कर रही थीं कि चूंकि 12-1 बजे तो बारात का खाना था, इसलिए आप लोग सिर्फ हल्का सा नाश्ता ही दें। इसके बाद वो लोग इधर उधर की बातें करने लगे। ज्यादातर बातें माजिद और अम्मा ही कर रहे थे, जबकि माजिद की नकचढ़ी बीवी बहुत कम लेकिन बड़े नखरे से बात करती थी। कोई 15-20 मिनट की गुफ्तगू के बाद अचानक माजिद की बीवी ने अपनी कलाई ऊपर की और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखते हुए कहने लगी, बाजी इजाज़त दे, हमारे सोने के टाइम से भी वक्त काफ़ी गुजर गया है और अपने भी आराम करना होगा। इसकी बात सुनकर इससे पहले कि अम्मा कोई जवाब देती, माजिद ने अपनी बीवी से कहा, डार्लिंग, इतने सालों के बाद तो आपा मिली हैं और सारे दिन के बाद अभी तो मौका मिला है आपा और मियाँ साहिब से महफिल जमाने का। ओ माजिद की बात सुनकर उसकी बीवी बोली, लेकिन मियाँ साहिब तो मुझे अभी तक नजर नहीं आए। और तो माजिद अंकल कहने लगे, वो अपने दोस्त वकार साहिब के साथ थोड़ा मसरूफ थे, बस किसी भी लम्हे आने वाले होंगे। माजिद की बात सुनकर नकचढ़ी आंटी कहने लगे, सॉरी, मुझे तो बहुत सख्त नींद आ रही है और तुम तो जानते हो कि मैं इतनी रात गए तक जागने की आदी नहीं हूँ, इसलिए मैं तो चली, तुम भी आ जाना। तो माजिद अंकल कहने लगे, डार्लिंग, बुरी बात है, मियाँ साहिब आने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे। लेकिन नकचढ़ी आंटी ने उनकी एक ना सुनी और कहने लगी, सॉरी डार्लिंग, सॉरी बाजी, मैं मजीद नहीं रुक सकती। फिर वो कुर्सी से उठी और सोने के लिए अपने घर चली गई। नकचढ़ी आंटी के जाने के बाद कुछ देर तक कमरे में एक गंभीर सन्नाटा छा गया। अम्मा और माजिद अंकल सर झुकाए चुपचाप साथ साथ सिंगल सीटर पर बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद कमरे में अम्मा की आवाज़ गूंजी। वो कह रही थी, ये अभी तक मियाँ साहिब नहीं आए। अम्मा की बात सुनकर माजिद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और वो बोले, मियाँ साहिब कैसे आएंगे, उनको तो बताया ही नहीं गया। माजिद अंकल की बात सुनकर अम्मा बड़ी हैरान हुई और उनकी तरफ बड़ी हैरानी से देखते हुए कहने लगे, लेकिन अभी तो। अम्मा की हालत देखकर माजिद ने एक हल्का सा कहकहा लगाया और अम्मा की नकल उतारते हुए बोला, जी अभी तो जो कहा गया था वो सिर्फ अपनी बेगम साहिबा को मुतमईन करने के लिए कहा गया था। माजिद अंकल की बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने बड़ी मानी खेज नज़रों से माजिद की तरफ देखा और बोले, अच्छा तो ये बात थी। इसके बाद एक दफ़ा फिर कमरे में चंद सेकंड के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर इस दफ़ा भी अम्मा ने ही इस सन्नाटे को तोड़ा। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी थी। उन्होंने सामने देखते हुए माजिद को मुखातिब करके कहा, आजकल तुम्हारे घोड़े का क्या हाल है।
अम्मा की बात सुनकर मैंने देखा कि अचानक माजिद अंकल के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने भी अम्मा की तरह सामने देखते हुए कहा, बाजी अब घोड़े का हाल पूछ रही हो? तो अम्मा हंसते हुए बोले, जो मर्जी समझ लो। अचानक माजिद अंकल ने अम्मा का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं जरा कुंडी लगा आऊं। फिर वो अपनी सीट से उठ गए। उनके सामने ही पर्दे के पीछे मैं खड़ी थी, जबकि मेरे नीचे अदनान लेटा हुआ था। अब उसके बदन की कपकपाहट कदरे कम हो गई थी और वो भी मेरी तरह उठकर खड़े होकर नज़ारा देखने की तैयारी कर रहा था। माजिद अंकल को अपनी तरफ आते देखकर मैंने इस झरी को भी बंद कर दिया जिससे मैं ये सारा नज़ारा देख रही थी और उनके जाने का इंतज़ार करने लगी। चंद सेकंड के बाद मुझे कमरा लॉक करने की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। फिर माजिद अंकल के वापस सोफे पर बैठने की आवाज़ सुनाई देते ही मैंने पर्दे की झरी से झांक कर देखा तो अंकल सोफे पर बैठ चुके थे। अब दोबारा से अम्मा ने माजिद अंकल को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया था। मैंने अदनान को देखा जो इतनी देर में खड़ा हो चुका था और मेरी तरह पर्दे की झरी से ये नज़ारा देख रहा था। चूंकि कद में मैं अदनान से थोड़ी छूटी थी, इसलिए पर्दे के नीचे वाली झरी से मैं झांक रही थी, जबकि मेरे साथ खड़ा अदनान अपनी गर्दन टेढ़ी करके और थोड़ा सा मेरी तरफ झुक कर मेरे सर के ऊपर से ये सब देख रहा था। जल्दी करो। फिर थोड़ी ही देर में माजिद ने पैंट पहनी और वो दोनों बारी बारी कमरे से निकल गए। जैसे ही वो कमरे से निकले, मैं और अदनान भी सोफे के पीछे से बाहर आ गए। मैं अदनान को आंखें दिखाते हुए बोली, पूरा क्यों नहीं लेने दिया मुझे? तो वो हंस कर बोला, वजह तुमको मालूम ही है। फिर वो कहने लगा, इससे पहले कि कोई और यहाँ आ जाए चल चली। और वो बोला, मैं बरामदे की जानिब से जाऊंगा, तुम दूसरी तरफ लान से होती हुई चली जाना। फिर इसने दरवाजे से थोड़ा सा सर निकाला और मुझे इशारा करता हुआ बाहर गायब हो गया। मैंने भी चंद सेकंड का वक्फा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर निकल आई। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन चांदनी रात और लाइट्स की वजह से सब कुछ नजर आ रहा था। रात के पिछले पहर अगर कोई देख लेता तो जवाबदेही मुश्किल हो जानी थी। चुनांचे मैंने रोशनी से बचने के लिए सामने वाले लान की बजाय कोठी की पिछली तरफ से जाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ अंधेरा होने की वजह से मेरा पहचाना जाना काफ़ी मुश्किल था। हर तरफ सन्नाटे का राज था। मैं घूमकर कोठी की पिछली साइड पर दबे पांव चलती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं कोठी के वस्त में पहुंची, अचानक मेरे कानों में दबी दबी सरगोशियों की आवाज़ें आईं और मैं एकदम चौंक गई। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई और मैं वहीं राख कर आवाज़ों की समत मालूम करने की कोशिश करने लगी। जल्द ही मुझे उन सरगोशियों की समत मालूम हो गई। ये आवाज़ें मुझसे कुछ दूर दरख्तों के पीछे से आ रही थीं। उन दरख्तों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया कि कैसे मैं भी अपने यार के साथ। अभी मैंने इतना ही सोचा था कि एक निस्बतन ऊंची आवाज़ सिसकी की आवाज़ सुनाई दी और मैं समझ गई कि उन दरख्तों के पीछे क्या सीन हो सकता है। मैं दबे पांव चलती हुई दरख्तों के पास पहुंच गई। जैसे ही मैं उन दरख्तों के पास पहुंची, वही मुतरन्निम और दिलकश आवाज़ सुनाई दी। ये दिलकश आवाज़ मैंने पहचान ली थी, ये उज़्मा बाजी की थी। उनके साथ कौन था जो उनको दांतों से काट रहा था? ये जानने के लिए मैं आगे बढ़ी। उज़्मा बाजी ने दरख्त के साथ टेक लगाई हुई थी। जैसे ही इस शख्स ने सर उठाकर उज़्मा बाजी की तरफ देखा तो मैंने इस बंदे को पहचान लिया। वो शख्स जो अंधेरे में उज़्मा के साथ लगा था, कोई और नहीं बल्कि अपना नासिर था। अंधेरे की वजह से पहले तो मुझे कुछ दिखाई ना दिया, बस उज़्मा बाजी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिर चंद सेकंड के बाद जब मेरी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं, तो इस हल्के हल्के अंधेरे में मैंने दरख्त की ओट में देखा कि उज़्मा बाजी और नासिर। फिर वो उज़्मा बाजी से कहने लगा, उज़्मा जी अब आप कब मिलोगी? तो उज़्मा शरारत से कहने लगे, अभी तो मिल रही हूँ। नासिर बड़े मानी खेज लहजे में कहने लगा, उज़्मा जी मैं इस वाले मिलने की बात नहीं कर रहा, बल्कि दूसरी किस्म के मिलने की बात कर रहा हूँ। नासिर की बात समझकर उज़्मा भी जज्बाती हो गईं और कहने लगे, यार तुम जानते हो कि मैं किस कदर जज्बाती हूँ और मेरे अंदर की तड़प कितनी शदीद है। फिर वो बड़े मानी खेज लहजे में कहने लगे, फर्ज करो अगर मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमसे वो वाली मिलनी कर लूँ तो क्या ख्याल है? तुम मेरी प्यास बुझा पाओगे? उज़्मा बाजी की बात सुनकर नासिर अपने मखसूस फ़ख्रिया लहजे में बोला, उज़्मा जी मैं कोई लड़का नहीं हूँ, ये काम करना अच्छी तरह जानता हूँ। इसके बाद नासिर ने बड़े मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा, फिर बोला, तो कब मिल रही हो आप? उज़्मा कहने लगे, आज कल घर में कोई नहीं है, कल हम मिलेंगे। कल रात तुम मेरे घर आ जाना, वहीं हमारी मिलनी होगी। नासिर हंस कर कहने लगा, एक तरफ आमिर भाई अपनी रात मनाएगा और दूसरी तरफ हम दोनों। इसकी बात सुनकर उज़्मा बाजी एकदम पुरजोश हो गईं और कहने लगे, हाँ ये ठीक है, उधर तुम उधर हम।
फिर वो दोनों रात की तफसीलात तय करने लगे और मैं कान लगाकर उनकी सारी बातें सुनती रही। सारी तफसीलात तय करने के बाद जब वो जाने लगे तो अचानक नासिर ने उज़्मा बाजी से कहा, बाजी वो थोड़ा सा झौनिगा मिल जाए तो। नासिर की बात सुनकर उज़्मा बाजी हैरत से बोले, झौनिगा वो क्या होता है? तो वो कहने लगा, मेरा मतलब है जैसे फिल्म से पहले इसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है, इसी तरह अगर इस रात से पहले एक उज़्मा बाजी बोले, ओ तो तुम्हारा ये मतलब है। वो कुछ देर सोच में पड़ गईं, फिर चूर नजरों से अंधेरे में इधर उधर देखा और कहने लगे, कल रात का प्रोग्राम याद रखना। फिर तेज तेज कदमों से चलती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। कुछ देर बाद नासिर वहां से चला गया और सबसे आखिर में मैं छपती छुपाती अपने कमरे में आ गई। फिर बिस्तर पर लेटकर आज के वाकयात के बारे में सोचने लगी। मालूम नहीं किस वक्त में नींद की आगोश में चली गई और गहरी नींद सो गई। इसीलिए जब अगले दिन सुबह सुबह अम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे जगाया तो पहले मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कहाँ हूँ। अभी मैं इसी शश ओ पंज में थी कि अचानक मुझे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थीं, सुंदस उठो और बाकी ख्वातीन को भी उठा दो। अचानक मुझे सब याद आ गया और मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और हमारे साथ आई हुई बाकी औरतों को उठाना शुरू कर दिया। नाश्ते के बाद हम सब ने बारात की तैयारियां शुरू कर दी। अभी हमारी तैयारियां जारी थीं कि अचानक कमरे में नासिर दाखिल हुआ। इसने हल्का नीला टूपेस पहना हुआ था। मैंने नासिर को पहली दफ़ा टूपेस में देखा था और इस हुलिये में वो बहुत जच रहा था। कमरे में दाखिल होते ही हस्बन आदत नासिर ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बोला, सुंदस तुमने मेरे बैग में परफ्यूम रखा था, मिल नहीं रहा। नासिर की बात सुनकर मैंने कुन अखियों से उज़्मा बाजी की तरफ देखा जो यकटुक नासिर को देखे जा रही थीं और खासी मुतासिर नजर आ रही थी। मैं उज़्मा बाजी का जायजा ले रही थी कि एक बार फिर मेरे कानों में नासिर की आवाज़ गूंजी। वो कह रहा था, सुंदस मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तो मैं एकदम चौंक उठी और नासिर से कहने लगी, नासिर जी मैंने तो रख दिया था। अब फिदा भाई से पूछे ना कि कहीं उन्होंने उधर इधर ना कर दिया हो। तो नासिर कहने लगा, मैंने सबसे पूछ लिया है लेकिन परफ्यूम कहीं भी नहीं मिल रहा। एक बार तुम भी अपना बैग चेक कर लो। इससे पहले कि मैं कोई बात करती अचानक उज़्मा बाजी ने नासिर को मुखातिब करते हुए कहा, भाई मेरा परफ्यूम इस्तेमाल कर लें। साथ ही उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला और एक बहुत कीमती परफ्यूम निकाल कर नासिर के सामने कर दिया। नासिर परफ्यूम की तरफ देखते हुए कहने लगा, रहने दो उज़्मा जी, आपका जनाना परफ्यूम मैंने नहीं लगाना। तो उज़्मा बाजी ने जवाब दिया, नहीं नासिर भाई ये परफ्यूम मर्द और औरत दोनों के लिए है। फिर वो परफ्यूम लिए नासिर की तरफ बढ़ी और बोले, लो तुम खुद सूंघ कर देख लो। उन्होंने परफ्यूम के ढक्कन पर एक पफ मारा और नासिर की नाक के आगे करके बोले, बताओ इसकी खुशबू कैसी है। फिर उन्होंने ढक्कन नासिर की नाक के साथ जोड़ दिया। मैं बज़ाहिर तो नासिर का परफ्यूम ढूंढने के बहाने अपने बैग में इधर उधर हाथ मार रही थी, लेकिन मेरे कान उन्हीं की तरफ लगे हुए थे और मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रही थी। जैसे ही उज़्मा बाजी ने परफ्यूम की बोतल का ढक्कन नासिर की नाक के सामने किया तो वो सरगोशी में नासिर से बोले, बड़े क्यूट लग रहे हो। बाजी की बात सुनकर भाभी सरगोशी में कहने लगा, शुक्रिया। फिर इसने कुन अखियों से उधर उधर देखा और मुझे मसरूफ पाकर उज़्मा बाजी से सरगोशी में कहने लगा, रात का प्रोग्राम पक्का है ना? तो उज़्मा बाजी ने भी उधर उधर देखते हुए जवाब दिया, एकदम पक्का है। फिर कहने लगे, नासिर तुमने यही सूट पहनकर रात मेरे पास आना है। तो नासिर ने तरनित जवाब दिया, ठीक है जी। फिर ऊंची आवाज में कहने लगा, वाह इसकी खुशबू तो बहुत शानदार है उज़्मा जी। ये सुनकर बाजी ने उनको बोतल पकड़ाते हुए कहा, अगर आपको पसंद आ गई है तो लगा लो। नासिर ने उज़्मा बाजी का परफ्यूम खुद पर छिड़का और फिर उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला गया। नासिर के जाने के कुछ ही देर बाद अम्मा कमरे में दाखिल हुई। वो बिल्कुल तैयार थीं और उन्होंने जो लिबास पहना हुआ था वो उन पर खूब जच रहा था। वैसे भी अम्मा की जिस्मानी साख्त ऐसी थी कि वो जो भी लिबास पहनती थीं वो उन पर सूट करता था। लेकिन इस लिबास की खास बात ये थी कि इसे पहनकर अम्मा अपनी उम्र से 20 साल कम नजर आ रही थी। उनकी जीनत और ग्रेस देखकर उज़्मा आगे बढ़ी और अम्मा को गिले लगाकर बोली, बड़ी शानदार लग रही हो बाजी। तो अम्मा ने उनकी बात सुनी उनसुनी करते हुए बड़े तंज से कहा, आप लोगों ने क्या कल तैयार होना है? मेरी बजाय उज़्मा बाजी ने जवाब देते हुए कहा, जी बस थोड़ी सी तैयारी रह गई है। तो अम्मा ने हैरत से आंखें फाड़कर बाजी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम कहीं से भी तैयार नहीं दिखाई दे रही। अम्मा की बात सुनकर उज़्मा बाजी ने पलंग पर पड़ी अपनी साड़ी उठाई और अम्मा को दिखाते हुए बोले, यार देख लो सब तैयार है। जैसे ही वाशरूम खाली होता है मैंने ये साड़ी पहननी है और बस। उज़्मा बाजी की बात सुनकर अम्मा ने मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहने लगे,
अगर अगले 5 मिनट में तुम दोनों तैयार होकर बाहर ना आए तो खैर नहीं तुम्हारी। फिर वो तेज तेज चलती हुई अगले कमरे की तरफ चली गई। अम्मा के जाने के अगले 5 मिनट तो क्या, हम लोग अगले 1 घंटे में भी तैयार ना हो सके। यहाँ तक कि हमारे आसपास की सब लेडीज एक एक करके लान में चली गईं, लेकिन मेरी और उज़्मा बाजी की तैयारी मुकम्मल ही ना हो रही थी। मेरा ख्याल है कि अब मैं और उज़्मा बाजी दोनों ही रह गई थीं, बाकी तकरीबन सब लोग लान में पहुंच चुके थे। फिर आखिरकार हम दोनों भी तैयार हो गईं।